Hello friends, welcome to our YouTube channel BPSC विहार। जैसा कि आप जानते हैं BPSC AEDO की परीक्षा जनवरी 2026 में कंडक्ट कराने वाली है। इस परीक्षा के अंदर 3 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जनरल लैंग्वेज का, दूसरा जनरल स्टडीज़ का, तीसरा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। ये तीनों ही पेपर्स 2-2 घंटे के होंगे ईच, और इनके अंदर 100 सवाल पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। हर पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि हर 3 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब भी चला जाएगा। तो ये जो जनरल लैंग्वेज का पेपर है, इसके अंदर टोटल 100 सवाल होंगे। 100 में से 30 सवाल अंग्रेजी के होंगे और 70 हिंदी के होंगे। आपको इस पेपर में 30% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है इन ईच लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इंग्लिश के अंदर यानी कि 9 सवाल आपको सही करने होंगे, 9 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होगा। 9 सवाल सही करने से नहीं होगा, बट जितने भी सही गलत किए हैं आपने, उसके बाद डिडक्शंस करके, नेगेटिव मार्किंग करके आपके 9 मार्क्स इंग्लिश में आने चाहिए, और मिनिमम मैं बोल रही हूँ, और मिनिमम 21 मार्क्स हिंदी में आने चाहिए। तब जा कर के आपका ये वाला पेपर, क्वालिफाइंग पेपर का कट ऑफ क्रॉस होगा, तभी आपके जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर्स को चेक किया जाएगा। अब अगर हम AEDO की नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें हमको सिलेबस जो है, इंग्लिश का ऐसा कोई सिलेबस नहीं दिखता, सिर्फ एक लाइन में मेंशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। ये है सिलेबस इनका। तो ऐसे में हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जनरल लैंग्वेज के, उसी को हमको एज सोर्स मान करके तैयारी करनी होगी। तो BPSC अपने TRE के एग्जाम जो होते हैं उनमें हर पेपर में जनरल लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछती है। तो चलिए आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। जिसमें आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो BPSC ने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं। इससे हम ये इवेलुएट कर पाएंगे कि क्या हम क्वालिफाइंग मार्क्स ईजिली ला पा रहे हैं या हमको इसके लिए अलग से तैयारी करनी होगी। और अंत में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, बताइएगा। ठीक है, और आप अपनी गलतियां भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ये जो क्वेश्चंस हैं जो BPSC ने पूछे हैं, इनमें मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर फॉर्मेट में क्वेश्चन है और ग्रामर टाइप के क्वेश्चन है। तो ये देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ना है, और आपको ये सारे 6 सवाल जो हैं, 5 सवाल जो हैं, इस पैसेज के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और अपने आंसर्स देने से पहले आप पॉज कर लीजिए, खुद से सोच करके आप उन आंसर्स को अपनी नोटबुक में या कहीं पर लिखिए और फिर मैच करिए कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, लेट्स रीड द पैसेज। पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली. Research shows that only 7% of the communication is through words. The rest of the communication process takes place through body language, eye contact, and various signals words cannot convey. A person should be sensitive enough to understand as to how the communication is being received and processed. All communication should be sensitive to eye movement, posture, and gesture, skin color, breathing rate, and facial expressions to be understood completely. So this is the passage, and now you have to solve the 5 questions. इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये वही क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं BPSC के। अब इनको आप सॉल्व करिए, एंड यू कैन पॉज द वीडियो व्हेन आई रीड द क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर। चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट ब्लैंक %. Options are 77, 100, D more than one of the above, and E है none of the above. तो आप इस वीडियो को भी पॉज करिए और अपना आंसर लिखिए, क्योंकि अब मैं आंसर बताने वाली हूँ, फिर आप मैच करिएगा। दिस इज़ हाउ यू विल डू द एक्सरसाइज, एंड देन एट लास्ट आप कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस मारिएगा अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच ना हो, और राइट मारिएगा अगर आपका आंसर मैच होता हो, एंड देन फाइनली आपको कैलकुलेट करना है, वो भी मैं आपको अंत में बताऊँगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये कितना % कम्युनिकेट करते हैं? 7% कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ फैक्चुअल है, कोई मुश्किल नहीं, बी है इसका सही जवाब। अगला सवाल करिए। दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज. यहाँ पे ए में दिया हुआ है बॉडी एंड पर्सन, बी में दिया हुआ है शुड एंड थ्रू, सी में दिया हुआ है बीइंग एंड हाउ, और ये मोर देन वन, और ये नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में नाउन्स मेंशन्ड है? देखिए, पर्सन और बॉडी ही एक नाउन है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है।
ठीक है, लोगों को, व्यक्तियों को पर्सन कहते हैं, और बॉडी भी, ठीक है, ये दोनों के दोनों नाउन है, कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब शुड और थ्रू देखें, आपको इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। शुड और थ्रू जो है वर्ब है, मोडाल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी आप इनको कह सकते हैं, कि क्या करते हैं, ये किसी भी मेन वर्ब को एक मीनिंग देते हैं। जैसे कि यू शुड गो, तो गो क्या है, वर्ब है, उसके पीछे शुड लगा दो, तो ये उसको हेल्प कर रहा है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया को हेल्प कर रहा है। थ्रू, तो ये भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी चीज़ करोगे आप, जैसे कि आई वॉज सीइंग थ्रू द विंडो, तो आप कर क्या रहे हैं, सी कर रहे हैं, पर किसके जरिए, विंडो के जरिए। तो थ्रू जो है वो एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी वर्ब को होने में, क्रिया को होने में। तो ये वर्ब है, ये नाउन तो नहीं है। वैसे ही बीइंग जो है या होना, ये बी का ही आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तो ये भी बी। और हाउ जो है ये एडवर्ब है, बीइंग जो है ये भी वर्ब है। तो ये सारे बी और जो भी दो ऑप्शंस बी और सी में दिए हुए हैं, ये नाउन्स नहीं है, आपका नाउन ये है। तो बेसिक अगर आपको ये नाउन, टेंस, ये सब हल्का सा ग्रामर आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, ऑप्शंस है ए आई मूवमेंट, बी ब्रीदिंग रेट, सी बॉडी लैंग्वेज, डी मोर देन वन, ई नन ऑफ द अबव। ना यू टेल योर आंसर, क्योंकि अब मैं आप पॉज करके अपना आंसर लिखिए, कौन सा ऑप्शन है ABCD में। तो कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, यहाँ पर हमको जब हम पढ़ते हैं ना, तो जितने भी तरह के कम्युनिकेशंस हैं, इसमें आपको देखिए बॉडी लैंग्वेज भी मेंशन्ड है, आई कांटेक्ट भी मेंशन्ड है, अलग सारे सिग्नल्स भी मेंशन्ड है, ठीक है, पोस्चर, जेस्चर, स्किन, ये सारी के सारे पार्ट्स जो हैं, एलिमेंट जो है ये कम्युनिकेशन के। इसलिए इसका आंसर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि आई मूवमेंट भी होता है, ब्रीदिंग रेट भी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी, सब इंक्लूडेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरह के कम्युनिकेशन कौन है। तो ये पैसेज की शुरुआत में ही था, आप पॉज करिए इसको और इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ। ऑप्शंस है वर्बल, नॉन वर्बल, पोस्चर एंड जेस्चर, स्पोकन एंड रिटन, एंड मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन वैसे वर्बल, नॉन वर्बल, बिना पैसेज के भी बन जाता, जो हम बोल करके कर सकते हैं और जो हम बिना बोले, ठीक है, थ्रू स्पीच जो भी कम्युनिकेशन होती है, जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ बोल करके, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। बट इफ़ आई वर इन फ्रंट ऑफ यू, तो मे बी कई चीज़ें हम जो होते हैं एक दूसरे से इंस्ट्रक्शंस दे करके, हाथ के इशारे से, आंखों के इशारे से, फेस के इशारे से करते हैं, एक्सप्रेसिंग वेदर वी आर सैड, हैप्पी, कंसर्न्ड एंड ऑल, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है ये पैसेज। ए है ऑप्शन डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड्स, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर, एंड मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। ये जो है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये वाला जो आंसर है ये इन्फरेंस बेस्ड हो गया आपका, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये वाला वर्ड जो है कीवर्ड इसमें नहीं मिलेगा, ये इन्फरेंस बेस्ड हो गया। आपको पूरा पैसेज को समझेंगे ना तो कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको यहाँ पे वर्ड्स की डिसएडवांटेज तो नहीं बता रहा है, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा होगा तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फेलियर की भी डिस्कशन नहीं है, तो अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमको यही आंसर मिलता है, ठीक है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस्ड है। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ये बगैर ये पैसेज की हेल्प से नहीं है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है अपनी सूझबूझ के साथ। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, हैड वी डैश पंक्चुअल, वी शुड हैव डैश द ट्रेन। ऑप्शंस है ए बी कमा कॉट, बी है वर कमा बॉटेड, सी है आर कमा गॉट, एंड मोर देन वन, एंड नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बीन एंड कॉट। हैड वी बीन पंक्चुअल, अगर हम पंक्चुअल होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, हमने ट्रेन पकड़ ली होती, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आप देखो ये ना पास्ट परफेक्ट में है ना, अगर हम होते पंक्चुअल तो ये पास्ट परफेक्ट है, और जो वर्ड अगर मान लो कि हम एलिमिनेशन यूज़ करें तो वर्ड जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, ये वाला वर्ब यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे बीन होगा, हैड वी बीन परफेक्ट, सॉरी हैड वी बीन पंक्चुअल, ठीक है। और कैच का भी यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ किया है, कॉट, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ हैपेंड इन द पास्ट, हो चुकी है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में हम जो है थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे, कैच का कॉट, ठीक है। हमने ट्रेन पकड़ ली होती। तो आपको ना थोड़ा सा जो भी चार फॉर्म हैं टेंसेस के, उनके सब टाइप्स, जैसे कि सिंपल पास्ट, हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट के अंदर हमको सिंपल पास्ट,
हमको पास्ट कॉन्टिन्यूस, हमको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके तीनों एग्जांपल्स देख लेना होंगे। वैसे ही आपको प्रेजेंट के साथ भी कर लेना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में तकलीफ हुई है तो आसानी से बन जा रहा है। अगर आपको ठीक ठाक कमांड है, भाषा में आप समझ पा रहे हैं बिना ग्रामर को उतना बढ़िया से रिवाइज किए हुए, इफ़ इट इज़ यू हैव अ हैंग ऑफ इट, गो अहेड। बट इफ़ यू नॉट एबल टू सॉल्व, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जैसे कि आई प्लेड, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, पास्ट में जो चीज़ हो रही है, आई वॉज प्लेइंग आ जाएगा, ठीक है। आई प्लेड, 1 सेकेंड, आई प्लेड एंड आई वॉज प्लेइंग, ये डिफरेंस आ जाता है सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट में क्या, आई हैड प्लेड, ठीक है, आई हैड, तो ये हैड वैड लगता है, ये वाला किस केस में लगता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, मैं खेलता रहा था, ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आप प्रेजेंट भी देख लीजिएगा, उसके भी तीनों फॉर्म्स, चारों फॉर्म्स, और प्रेजेंट के, फ्यूचर के और पास्ट के सारे देख लीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने में तकलीफ हो रही है तो। अगला सवाल ये देखते हैं, यू कांट डैश विथ अदर पीपल। ऑप्शंस है, ए आर्ग्यूइंग, बी शाउटेड, सी क्वारलिंग, डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट व्हाट, आर्ग्यूइंग, क्योंकि ये जो है सिंपल प्रेजेंट में ये क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, हाँ, बिकॉज ये क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यू कांट बी आर्ग्यूइंग विद अदर पीपल होगा, यू कांट बी शाउटिंग विद अदर पीपल हो सकता है, यू कांट आर्ग्यूइंग नहीं होगा, ये रॉन्ग है, यू कांट शाउटेड, इट्स पास्ट, तो सिंपल पास्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि इसे सिंपल प्रेजेंट में है ये। फिर क्वारलिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की नहीं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो यू कांट बी आर्ग्यूइंग, यू कांट बी क्वारलिंग, यू कांट बी शाउटिंग, है ना, ये सब हो जाता था, बट देयर वाज नो बी हियर, इसलिए नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, सिंस शी इज अ डैश शी हैज़ टू टॉक अ लॉट। तो वो क्या है कि उन्हें बहुत बात करनी पड़ती है। ऑप्शंस यहाँ पे है, ए जॉकी, बी कुक, सी रेडियो जॉकी, और ये डी और ई नाम हमारा पता ही है हमको। तो आप पॉज करिए, आंसर बताइए, क्योंकि ये आपके आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए, जॉकी जो होते हैं वो घुड़सवार, जो घोड़े की राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडर्स होते हैं, उनको जॉकी कहते हैं, जो रेस वगैरह में घोड़े चलाते हैं। सो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, उनका काम घोड़े चलाने का है, राइड करने का है। कुक खाना बनाते हैं, बट रेडियो जॉकीज दे हैव टू टॉक अ लॉट, ठीक है, वो बातें करते हैं, आपको बातें करते करते गाने सुनाते हैं। तो यस, सी रेडियो जॉकी इज द करेक्ट आंसर, शी इज अ रेडियो जॉकी, शी हैज़ टू टॉक अ लॉट, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हमको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, लेट अस रीड द पैसेज, यू कैन रीड अलॉन्ग विथ मी, ताकि, और पूरा सिंसियरिटी से पढ़ेगा क्योंकि इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको रिकॉल करके रखना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन, पॉपुलरली नोन एज बिग बी, was born in Allahabad, Uttar Pradesh on 11 October 1942. He is an iconic Indian actor whose career in Indian cinema has spanned 4 decades. His father, Harivansh Rai Bachchan, was a well-known Hindi poet. Bachchan is actually his father's pen name, but has now become the family surname. Amitabh attended Boys High School in Allahabad, followed by Sherwood College in Nainital, and earned a degree in science from Delhi University. His first film was Saath Hindustani in 1969. He became well known as a movie star in 1973 after the success of Abhiman and Zanjeer, which was followed by his box office successes such as Sholay, Amar Akbar Anthony, Trishul, Dawn, and Diwar. He often played the role of an angry young man fighting a corrupt establishment, a theme that had tremendous appeal in India at that time. So we're done with the passage. Let us look at the question down below. ठीक है, पैसेज रेफरेंस के लिए ऊपर है ही, मैं पूरा इसको मतलब आई एम ट्राइंग टू कीप इट इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू सी इट फाइन। विच सिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया, पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो ऑप्शंस है बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव।
ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद में पैदा हुए थे इसलिए। अगला सवाल, हाउ लॉन्ग हैज़ अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा? 3 decades, 4 decades, 2 decades, more than one, and none of the above. You look here and you will understand कि इन्होंने कितने decades, अब यहाँ पे you can find out. Let us just find together एक बार, बाकी आपको खुद से करना है. You can just pause the video. आप पीछे आ सकते हैं जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो आप उस हिस्से पे आ जाइए जहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन को मैंने स्क्रीन पे बड़ा करके रखा हुआ है, और फिर आप सॉल्व करके अपने आंसर्स लिखिए और ऐसे कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, है ना। सो इन्होंने 4 डेकेड्स के लिए इंडियन सिनेमा पे, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है, राज किया था, डोमिनेट किया था। अगला सवाल है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस? तो अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू, पंजाब, ही अर्न हिज डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसलिए नन ऑफ द अबव ऊपर लिखा हुआ था। आप पैसेज को पीछे से आके फिर से देख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट कि वो DU से ही पढ़े हुए हैं। अगला, व्हेन डिड अमिताभ गॉट रिकॉग्निशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया? तो वर्ष दिए हैं 1966, ये 1969, 73, मोर देन वन, एंड नन ऑफ द अबव। तो इनको 7 हिंदुस्तानी, एक सेकेंड, बट ही इज रिकॉग्निशन, सॉरी, ही बिकेम अ वेल नोन मूवी स्टार 1973, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Excuse me. Next question is, which film of the following is Amitabh Bachchan's first film? Zanjeer, Abhiman, Saath Hindustani. तो option C, Saath Hindustani is the first film. अगला सवाल है, आउट ऑफ दिस पैसेज, ठीक है, ये आपको अपनी सूझबूझ से करना है, ये सवाल आपकी भाषाई नॉलेज को जांचने के लिए है, आपकी ग्रामर को जांचने के लिए है। द शैडो ऑफ मून फिल्स ऑन डैश अर्थ, ठीक है, तो क्या है, मून की शैडो क्या करती है? इफ इट फिल्स ऑन एन अर्थ, ऑन अ अर्थ, और ऑन दी अर्थ। तो क्योंकि ये हमारा जो अर्थ है एक नाउन है और ये स्पेसिफिक नाउन है, तो स्पेसिफिक नाउन के आगे जो आर्टिकल्स लगते हैं वो द लगेगा। ए और एन जो है ये जनरल नाउन के आगे लगता है, और वो भी जो काउंटेबल नाउन अगर हो कोई, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अर्थ है, 10-5 अर्थ तो है नहीं कि 1 अर्थ, अ अर्थ, 2 अर्थ, 3 अर्थ, ठीक है। तो आर्टिकल्स में थोड़ा सा आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन करूँगी, आप इसमें को देखिए, और साथ में मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको आर्टिकल्स पे मिलेंगे, तो हम वो कर लेते हैं कि आर्टिकल्स आप कैसे करेंगे सॉल्व। तो यू जस्ट बी विथ मी नाउ, यू सॉल्व, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कैसे करते हैं इसको हम फिगर आउट। यहाँ पर आप चेक करिए कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं। पॉज करिए एंड राइट योर आंसर, बिकॉज आई एम नाउ गोइंग टू टेल द आंसर। द शैडो ऑफ मून फिल्स ऑन दी अर्थ, क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो लगेगा वो द लगेगा। अगला सवाल है, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डैश बट डैश डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? फॉर डैश डिग्री, फॉर एन डिग्री, फॉर अ डिग्री, फॉर द डिग्री, और मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए पॉज करके। इसका सही जवाब है नॉट ओनली फॉर अ डिग्री, किसी एक डिग्री के लिए नहीं, बट फॉर द एक्सपीरियंस, ठीक है। और क्योंकि ये एक तरह का जनरल नाउन है, ठीक है, और जनरल नाउन में आप एक तरह से सिंगुलर बात कर रहे हैं, किसी डिग्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में ही या तो आप ये करिएगा, अगर ये स्पेसिफिक नाउन होता तो द होता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन नहीं दिया हुआ। मान लो साइंस डिग्री दिया होता, फॉर फॉर अ जोलॉजी डिग्री, फॉर अ बॉटनी डिग्री, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताया हुआ होता तो मे बी आर्टिकल द लगता, बट यहाँ पर आपको ये जनरल नाउन है यहाँ पर, इसलिए आपको ए और एन में चूज करना पड़ेगा। और फिर हम वावल और कॉन्सोनेंट देखेंगे, क्योंकि इसका साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है ड, तो यहाँ पे हम अ डिग्री लगाएंगे। अगर ये कोई वावल साउंड से शुरू हो रहा होता, AEIOU से, तो हम एन लगाते, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, 1 May 2024 इज वेडनेसडे। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में पूछे हुए हैं। आई हैव केप्ट इट ताकि आपको समझ में आए कि वो आपको जज कर रहे हैं कि आप इसको अंग्रेजी में पढ़ करके
इसका आंसर बना पा रहे कि नहीं, क्योंकि हिंदी में दिया रहेगा तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को, 1 मई 2024 इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9 मई। ये रीजनिंग है, लेकिन अगर मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए मे बी इसको इंटरप्रेट कर पाना, समझ पाना मुश्किल हो, लेकिन आपको जांच रहे हैं वो कि आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं, दिनों को जोड़ के घटा के, है ना, कैलेंडर आप समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए 1 मई जो है वेंसडे है, तो पहली तारीख जो है वेंसडे है। अब व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th, तो 9th कौन सा दिन होगा, तो इसको +8 किया हुआ इसमें। हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, तो आप उसमें 1 जोड़ दोगे, दैट्स इट। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वेंसडे के बाद नेक्स्ट वेंसडे जो है वो 8 को आएगा, थर्सडे 9 को आएगी, ठीक है। 1 + 7 करो, 8 आता है, दैट इज गोइंग टू बी द 8th डे इज गोइंग टू बी वेंसडे इटसेल्फ, बट दिस 9th मई इज थर्सडे, ठीक है। ये ऑप्शंस का सही आंसर है, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर आपको यहाँ पे भाषा जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया है कि आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या मतलब निकालना चाह रहा है, ठीक है। अगला पैसेज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक पैसेज है, और देखिए क्वेश्चन करने से पहले पढ़ते हैं। रवीना's father was a very strict man. Whenever she made a mistake, he punished her badly. Later on, when she was hurt physically due to having punishment, she turned to food for comfort. As a result of overeating, she put on extra weight. She could not enjoy her childhood in any school as she was often body shamed for her extra weight. She stopped going outside and thus felt lonely. At college, she fell into a bad company and became a drug addict. She was sent to a rehabilitation center, and for this development, her parents started blaming each other. So you have the passage here, and now let's move to the question down below. ये क्वेश्चन है, रवीना's father was a or an what? Options है strict man, man of severe discipline, insensitive person, and more than one, and none of the above. So the very first line of the passage says, pause your answer, pause the video and write your answers. A, strict man, ठीक है, वो strict man थे, इस वजह से बाकी आप फॉलो कर सकते हो क्या भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, no, this is not only strict man, I have taken this wrong. इतना स्ट्रेट और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इस पूरे पैसेज को समझ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करवाते थे और इनसेंसिटिव थे, ताकि तभी तो उसको बहुत बैडली पनिश करते थे। सो ही हैड ऑल द ट्रेट्स, ही वॉज एन इनसेंसिटिव पर्सन एज वेल, एंड ऑल्सो ही वॉज मैन ऑफ सिवियर डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट तो थे ही थे। इन सब वजह से उनकी बच्ची के साथ जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, हैविंग पनिशमेंट, उसको पनिश करते वक्त हर्ट कर देना, ये इनसेंसिटिविटी का हो गया। तो स्ट्रिक्ट मैन के साथ साथ इनसेंसिटिव भी इतना मारना कि बच्चे को मेंटली उसको परेशानी हो जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि उनके अंदर एक से ज़्यादा ट्रेट्स हैं जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीना पुट ऑन वेट एज, उन्होंने वेट कैसे गेन किया, एज शी लॉस्ट एपेटाइट, शी फेल्ट मोर एपेटाइट, और शी फाउंड कम्फर्ट इन फूड। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी फाउंड कम्फर्ट इन फूड, इसलिए वो शी टर्न टू फूड फॉर कम्फर्ट, ठीक है, खाने की तरफ वो कम्फर्ट के लिए चली जाती थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए उनका वजन बढ़ गया था। अगला सवाल है, शी अवॉइडेड टू गो टू स्कूल एज, ऑप्शंस हैं, शी वॉज ऑलवेज फीलिंग हंग्री, बी है शी फेल्ट वॉकिंग ट्रबलसम एंड शी वॉज ऑफ्टन बॉडी शेम्ड, डी मोर, एंड ई नन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्यू, उसको स्कूल में बॉडी शेम किया जाता था, इसलिए उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता था। तो ऑप्शन सी, ऑफ्टन बॉडी शेम्ड। अगला सवाल देखते हैं, शी बिकेम अ ड्रग एडिक्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑप्शंस हैं, ए बैड कंपनी, शी हैड, सी हर लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से, और सॉरी बी अकेलेपन की वजह से, और सी लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडी। और ये ऑप्शन सबको पता ही है। तो वो ड्रग एडिक्ट क्यों बन गई, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एट कॉलेज शी फेल इनटू बैड कंपनी एंड बिकेम अ ड्रग एडिक्ट। तो बैड कंपनी की वजह से जो है, एक सेकेंड, नो 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 नो, नॉट ओनली बैड कंपनी, दैट इज वाई आई वॉन्टेड यू टू प्रैक्टिस इट। थोड़े से ना आप देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, 5 में से 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत स्ट्रेट हैं, बट थोड़े क्वेश्चंस में आपको ये इंटरप्रिटेशन रिक्वायर कर रहा है।
अब वो बैड कंपनी तो था ही था, यहाँ पे आपको स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ पे कि शी वॉज इन अ बैड कंपनी, बट उसके साथ साथ वो अकेली भी थी और उनका स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी लॉस हो चुका था। ये सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर आपको देखने हैं। दैट इज़ वाई दिस इज गोइंग टू बी मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आप पूरा पैसेज इफ यू लुक एट इट यू विल फाइंड कि शी वॉज नॉट एंजॉइंग हर चाइल्डहुड, शी वॉज बॉडी शेम्ड, सो वो अलग रह रही होंगी, एंड देन शी फेल्ट लोनली। यू सी वो लोनलीनेस इसके अंदर है एक फैक्टर, लोनलीनेस होना साथ के साथ बैड कंपनी में आ जाना, ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं, और तो उनको ड्रग एडिक्ट बनने के लिए मजबूर हो गई, एंड देन मोर देन वन ऑफ द हमारा आंसर हो जाएगा। बैड कंपनी एंड ड्रग एडिक्शन जो है वो कारण है, अलॉन्ग विद द लोनलीनेस ऑल्सो। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नाउ लेट अस लुक एट द अदर क्वेश्चन। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज, इस स्टोरी के मायने क्या है? Children should be treated properly. Children's mistake deserves sympathy, or parenting is an important issue. तो इनको आप पॉज करिए वीडियो एंड फिगर आउट कि क्या है इस पूरे के पूरे स्टोरी का मॉरल, क्या समझ में आ रहा है आपको? आंसर ये है कि बच्चों को प्रॉपर्ली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक है उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, और उनकी मिस्टेक्स को हमको सिंपैथी से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्श ट्रीटमेंट करेंगे तो जो रवैना के साथ हुआ वैसे नतीजे आ सकते हैं। और पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो तीनों ही कारण है, दैट इज वाई इट्स गोइंग टू बी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये पैसेजेस इतनी भी हलवा टाइप के पैसेजेस नहीं हैं। यू नीड टू बी आपको इंटरप्रिटेटिव होना पड़ेगा, आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इन्फ्रेंस करने की क्षमता रखिएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव जैसे आंसर्स हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हर ऑप्शन को बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत ध्यान के साथ उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, उनको सॉल्व करना है। अदरवाइज यू मे लूज दीज मार्क्स। आपको 9 मार्क्स लाने हैं 30 में से। ठीक है, 9 मार्क्स एज इन के जो भी गलत सही होगा उसको काटने वाटने के बाद 9 बनने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स ए एंड द। आपको आर्टिकल्स काफ़ी पूछा गया। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 22वां सवाल है। ही बिकेम डैश MP लास्ट ईयर, दी MP, एन MP, ए MP, मोर एंड नन। अब MP, ठीक है, ऐसे तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैच है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर कि ये MP व्हेन यू स्पीक तो M ए साउंड बनता है, M ये साउंड बन रहा है, एंड दिस साउंड इज अ वावल साउंड, इसीलिए ही बिकेम एन MP होगा। यूजुअली हम क्या देखते हैं, जनरल स्पेसिफिक। ठीक है, ये जनरल है, जनरल नाउन है, तो हम इसमें आर्टिकल लगा देंगे क्योंकि वो एक MP बने। तो जब कोई भी काउंटेबल नाउन की शुरुआत में हम इंट्रोडक्टरी देते हैं तो हम ए एन वर्ड यूज़ करते हैं। ए और एन डिपेंड करता है कि वो वावल साउंडिंग है या कॉन्सोनेंट साउंडिंग है। तो M तो वैसे देखने से लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम बोलते हैं MP तो हम ए साउंड निकालते हैं, MP। ध्यान दीजिए, ये जो है ये वावल साउंड है, इसलिए एन MP होगा आंसर। लेकिन वही अगर हम बोल रहे होते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में म है, ये जो फर्स्ट साउंड है ये म विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता। बट क्योंकि यहाँ पे M.P लिखा है तो MP को पढ़ेंगे तो एक का साउंड आएगा, इसलिए एन MP इज द करेक्ट आंसर। इसका आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ही लिव्स इन डैश पंजाब और स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो कहाँ रहता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन है ए एंड द, कौन सा आर्टिकल लगेगा? पंजाब बहुत स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, एक स्टेट है, सो इज अ स्पेसिफिक नाउन, और स्पेसिफिक नाउन के लिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो द पंजाब, ही लिव्स इन द पंजाब और स्टेट ऑफ इंडिया। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अगेन इज अ पैसेज, और आपको इस पैसेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने होंगे सॉल्व। बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, open, frank, equal, generous, and so kind, so you know what it means. A flower is open to all that surrounds it, nature, light, the rays of sun, the wind, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty. Lets its fragrance flow frankly out of itself. What is within and what is in its depth. It let it come out
so that everyone can see it. It is equal, it has no preferences, everyone can enjoy its beauty and its perfume without rivalry. It is equal and same for everybody, and the same for everybody. There is no difference or anything whatsoever. Then generous without reserve or restriction. It gives away the mysterious beauty and the very own perfume of nature. It sacrifices itself entirely for our pleasure, even its life sacrifices to express this beauty and the secret of the things gathered within itself. And then kind, it has such a tenderness. It is so sweet, so close to us, so loving. Its presence fills us with joy. It is always cheerful and happy. Happy is he who can exchange his qualities with real qualities of the flower. तो ये एक बड़ा सा पैसेज है और बड़े पैसेज के साथ पांच सवाल. तो यू कैन सी के हर साइज़ के पैसेजेस हैं, छोटे बड़े, और आपका जो पेपर का स्तर है उस हिसाब से आपको पैसेज दिया जाएगा. इसलिए आपकी प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए. हमने पहले देखा ही नहीं है कि एडीओ में किस किस्म के पैसेज होंगे. तो अगर आपका 9 to 12 का टीआरई का एग्जाम है तो उसमें बड़े पैसेज हैं 9-10 वाले का, ठीक है. 5 to 6 वाले में, 1 to 5 वाले में छोटे पैसेजेस हैं, 6 to 10 वाले में थोड़े से बड़े, और ये जो है ये बड़े क्लास का है. तो आप देख सकते हैं बड़ा पैसेज है, आपको बेटर समझना है. तो एडीओ के लिए कोई स्तर सेट नहीं, इसलिए हमको तीनों ही लेवल्स के पैसेजेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सॉल्व देम व्हाइल वी फेस दीज इन एग्जाम. तो सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, थोड़े से सवाल बचे हैं बस. क्वेश्चन है, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज. ऑप्शंस है, इट रेडिएट्स जॉय, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल, इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल, मोर देन वन, एंड नन ऑफ द अबव. प्लीज पॉज एंड राइट योर आंसर्स. तो अपने ऊपर पैसेज में देखा था क्योंकि वो जॉय रेडिएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है सबको खुश, अपनी ब्यूटी स्प्रेड करता है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव इज द आंसर. इट इज़ ओपन टू ऑल, हर किसी के लिए तैयार है, हर किसी के लिए ओपन है फ्लावर्स. अगला सवाल, द ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट. ऑथर किस के बारे में बात कर रहा है? ऑप्शंस हैं, लोटस फ्लावर, रोज फ्लावर, लिली फ्लावर, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे अगर आप पूरा पैसेज देखो ध्यान में तो किसी भी स्पेसिफिक फ्लावर की बात नहीं है. उन्होंने बस एक फ्लावर की बात की और उस कैटेगरी में कोई भी फ्लावर आ सकता है. इट कैन बी अबाउट अ रोज फ्लावर, लिली, लोटस, एनीथिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी तरह के फ्लावर्स की बात यहाँ पर हो रही है ना. अब देखते हैं अगला सवाल. अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लावर इज कंपेयर्ड विथ. ऑप्शंस है, विथ ह्यूमन बींग्स, विथ ऑल लिविंग थिंग्स, विथ गर्ल्स, मोर देन वन, एंड नन ऑफ द अबव. तो ऑल्दो ये पैसेज के अंदर यू सी जो यहाँ पे मिस्टीरियस ब्यूटी, सैक्रिफाइसेस, एंटायर लाइफ, इस तरह के ना बहुत फेमिनिन ट्रेट्स को डिस्कस किया गया है. काइंड, टेंडर, लविंग, ऑलवेज गिविंग, चेयरफुल एंड हैप्पी. सो दीज क्वालिटीज आर दैट ऑफ अ गर्ल. सो दैट इज़ वाई हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि फ्लावर जो है वो कंपेयर किया गया विथ गर्ल. इसका करेक्ट आंसर बीपीएससी के हिसाब से विथ गर्ल है. सो उससे यही सेंस निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फेमिनिन क्वालिटीज़ को मेंशन किया हुआ है, गर्ल की, वुमेन की क्वालिटीज़ को. इसलिए और तो कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं वो क्वालिटीज़ मेन के अंदर भी होती हैं, बट व्हेन द कमीशन इटसेल्फ हैज़ गिवन दिस आंसर के फ्लावर को हम गर्ल से कंपेयर करते हैं तो यस. और जनरल अगर आप देखिए तो कहाँ किसी मर्द को कोई फूल से कंपेयर करता है कि तुम गुलाब जैसे लगते हो, लड़कियों के लिए कर सकते हैं, है कि नहीं. सो आप यहाँ से एक क्वेश्चन को बना सकते हैं. ये सी ऑप्शन इसका हो गया, विथ गर्ल्स इट इज़ कंपेयर्ड. ठीक है, आप देख लीजिएगा आपने ये वाला आंसर दिया था कि कुछ और दिया था. अगला सवाल है, अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स. ऑप्शन ए, अ स्लो इन्फ्लुएंस, अ नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, अ क्विकर इन्फ्लुएंस, मोर देन वन, एंड नन ऑफ द अबव. तो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? अगर आपको स्पॉन्टेनियस शब्द का अर्थ पता है आप कर सकते हैं. इसका मतलब होता है क्विक. ठीक है, इसका मतलब होता है क्विक. सो व्हेन यू नो के स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, सो दिस इज अबाउट अ क्विकर इन्फ्लुएंस.
ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग यही है, जल्दी होने वाला। एंड आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस्ड है स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस इस पैसेज के अंदर। जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट एंड फिगर आउट योर आंसर इफ इट मैचेस विद माइंड, तो आप उसको करेक्ट करिए। अगला है द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर। एक फ्लावर की रिफाइंड क्वालिटीज क्या है? ऑप्शन है जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, बी है फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी, सी है फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। तो जब हम पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो हमको ये सारे ही ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, फ्रैंक, जेनरस, इक्वल, एंड देन यू फाइंड इट अक्रॉस वेरियस प्लेसेस। यहाँ पे फ्रेग्रेंस और ब्यूटी की भी बात हो रही होती है, ठीक है, ब्यूटी, फाइन, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस, एंड देन देयर इज फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, देखिए, ठीक है, नथिंग टू हाइड। सो ये सारी ही क्वालिटीज रिफाइंड क्वालिटीज़ हैं एक फ्लावर की, इसलिए डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल, और ये पैसेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू फिल इट विद सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन द। क्वेश्चन, ही सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। तो एलिफेंट ई साउंड जो कि एक वावल है, ठीक है, और ये एक जनरल नाउन है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं हो रही। एलिफेंट्स तो ठीक है, किसी भी कोई स्पेसिफिक, अगर ऐरावत हाथी की बात होती तो द ऐरावत एलिफेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाथी है। जंगल में तो, जू में तो कितने हाथी होते हैं, तो ए और एन में से लगेगा। अब क्योंकि वावल साउंड है तो एन एलिफेंट। कॉन्सोनेंट होता, डोंकी होता तो ए लगता, ही सॉ अ डोंकी एट द जू, बट ही सॉ एन एलिफेंट बिकॉज यहाँ पे वावल साउंड है। अगला क्वेश्चन है, डैश गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस एन, ए, द दिए हुए हैं, ठीक है। सो हियर बिकॉज ये जो एजुकेशन है, ऐसे तो एन एजुकेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के पहले गुड, यहाँ पे इसको एक हेल्प करता हुआ एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है, गुड लगा हुआ है, सॉरी एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं, इट्स एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गुड लगा हुआ है, इसलिए गुड जो है दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे ए लगेगा, अ गुड एजुकेशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रही है। वैसे तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट खुद ही एक सेंटेंस है कि नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी एक विशेषता बता रहे कि अच्छी एजुकेशन, तो एक अच्छी एजुकेशन, ओ, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन और दी, इट इज ए, फाइन। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट योर आंसर्स। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो आर्टिकल्स अगर आपको इस्तेमाल करने नहीं आते हैं तो आप क्या करिए, एक मिनट, हाँ, तो आप आर्टिकल्स के साथ एक चीज़ देखिए कि दो केसेस रहते हैं आर्टिकल्स यूज़ करने के लिए। एक तो चार ही आर्टिकल है, ए एंड द, तीन ही आर्टिकल है, ए एंड द, ये तीनों ही है ना। अब या तो आपको काउंटेबल नाउन के पहले ये मेंशन की लगाना रहता है, ठीक है, मतलब जो कोई चीज़ जिसको गिनी जा सके, पेन, पेंसिल हो गया, इसको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अगर आर्टिकल लगाना है तो उसके क्या नियम है, और काउंटेबल नाउन के अगर आर्टिकल लगाना है उसके क्या नियम है। तो काउंटेबल नाउन अगर दिया हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए, या तो फिर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी कि एक ही चीज़ की डिस्कशन हो रही है, अ बुक, ठीक है, सिंगल काउंटेबल नाउन है तो, और या फिर प्लूरल है तो जितने नंबर्स की बात है वो आप उतने नंबर्स वहाँ पे डालेंगे। तो एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। अब इन केसेस में कौन से आर्टिकल लगेंगे, तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप ए या एन लगाएंगे, मतलब अ बुक, अ पेंसिल, फाइन। और 10 बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं, तो उसमें तो फिर जो भी नंबर दिया हुआ है, 10 है, 12 है, जो भी दिया हुआ नंबर लगेगा। तो आर्टिकल का इस्तेमाल जनरली फर्स्ट प्लेस में प्लूरल के केस में नहीं होता, लेकिन आपने मान लीजिए रेफरेंस दे दिया, मान लीजिए आपने कुत्ते का रेफरेंस दे दिया, अब फिर उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कुत्ते की जब दोबारा बात कर रहे हैं तब आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे कि देयर इज अ डॉग इन द पार्क एंड द डॉग इन द पार्क इज प्लेइंग। तो जब आपने शुरुआत में बताया देयर इज अ डॉग, ठीक है, आपने उसके लिए, क्योंकि एक कुत्ते की बात हो रही तो आपने ए वाला आर्टिकल लगा लिया, और डॉग ड से शुरू होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लग गया। अब जब दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस कुत्ते के बारे में स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक के साथ क्या होता है, तो वहाँ पे आप द यूज़ करेंगे। तो मोस्टली क्या है, सिंगुलर नाउन के आगे जो है
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन लगाया जाता है। आप देखिएगा गिनती हो रही है कि नहीं आपके नाउन की, और अगर गिनती हो रही है तो वह एक है, तो फिर आप देखिए कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है कि वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है उसका स्पेलिंग। तो बोलते वक्त जब शुरू में जो भी साउंड आ रहा है आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। ये लगाइएगा जब वॉवल आएगा, ये लगाइएगा जब कॉन्सोनेंट आएगा। ये तो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के केसेस में। अगर अनकाउंटेबल नाउन है आपके पास कोई भी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कौन सा आर्टिकल लगाना है वो समझने के लिए देखिए 2 बातें होती है। एक तो आपको वो जनरली रेफरेंस दे रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर जनरल रेफरेंस दिया जाता है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। पर अगर आप स्पेसिफिक हो रहे हो, ठीक है, जैसे कि दिस इज अर्थ। अब अर्थ जो है यहाँ पर जो है आप दिस इज अर्थ या आई लिव ऑन अर्थ, तो ये जो लाइन है यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द अर्थ स्पेसिफिसिटी को डिफाइन कर रहा है। सो वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, तो आपको उसके पीछे द लगाना है। जैसे किसी भी कंट्री का नाम हो गया, किसी भी प्लैनेट का नाम हो गया, स्टेट का नाम हो गया, उस केस में द लगेगा। अगर कोई जनरल टर्म्स में बात हो रही तो वहाँ पे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बड़े सिंपल से रूल्स हैं। तो ए एंड द को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। एक चीज़ की रेफरेंस पहली बार दी जा रही है तो आप ए लगाएंगे, लेकिन अगर उसको दोबारा रेफर किया जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस में फिर यूज़ कर रहे हैं, तब हम उसको उसके लिए द यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत यूनिक है, वो वन ऑफ अ काइंड है, वही इकलौती है, तो उसके आगे भी द लगेगा। तो यही सिंपल रूल्स थे, कुछ खास है नहीं इसमें आर्टिकल्स में, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर हो सके तो किसी ग्रामर बुक से पढ़ लीजिए। अगर सॉल्व करने में समस्या आती है, अगर जनरली बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और वैसे भी लाइक करते चला करिए जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बनते जाते हैं और आपको अच्छा लगता जाता है, तो ठीक है। और इसी तरह हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। अगर आपको आपके आसपास कोई भी और लोग हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं ईडीओ की, तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर करिए। और हम अगले पार्ट्स में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हिंदी के साथ भी आएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, PYQs को ही सॉल्व करेंगे, ताकि हम एक अच्छा अभ्यास कर सकें और आंक सकें। अब एक चीज़ बताऊंगी मैं जो कि मिस कर गई थी बताना। आप जो क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो ये जो 30 सवाल हैं, इसमें से अगर आपने मान लीजिए 20 अटैम्प्ट किए हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, और आपके उसमें से 12 सही हुए हैं, बाकी के 8 गलत हुए हैं, तो आप इसका 1/3 यू हैव टू रिड्यूस इट ऑल्सो, ठीक है। तो आपको इसमें से बाकी के नंबर 1 सेकेंड थोड़ा इजी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 20 सवाल अटैम्प्ट किए हैं और आपका उसमें से 11 सही हो रहा है और 9 गलत हो रहा है, तो आप यानी कि 1/3 इसको करिएगा तो इट कम्स आउट टू बी 3 नेगेटिव। आपका इसमें से 3 गलत हो जाता है। इस केस में आपके 8 ही नंबर बन रहे हैं, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 30 में से आपको 9+ मार्क्स लाने हैं। एक और केस लिए डिस्कस कर लेते हैं। 27 मान लीजिए आपने अटैम्प्ट किए हैं, और इन 27 में से यू हैपन टू बी लाइक आपका 21 करेक्ट हो रहा है और 6 इनकरेक्ट हो रहा है, तो इस केस में आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगाइएगा, तो ये 2 नंबर घटेंगे इसमें से, है कि नहीं। तो आपके 2 इसमें से घट गए, देन इट कम्स आउट टू बी लाइक 19। फिर इस केस में क्या है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं कट ऑफ को। तो हर किसी का कट ऑफ को क्वालिफाई करना है आपको, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। इंग्लिश के लिए मिनिमम 9 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। अब हिंदी वाले जब लैंग्वेज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने स्कोर्स भी बताइए कमेंट बॉक्स में, और कोई मिस्टेक अगर आपने की हो तो बताइएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।